तो आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम क्या पढ़ रहे थे, मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ रहे थे। और मौर्योत्तर काल के बारे में मैंने क्या क्या बताया था, क्या क्या उसमें पढ़ना था। उत्तर भारत और दक्षिण भारत ऐसे बांट के, उत्तर भारत, दक्षिण भारत और कलिंग का चेदी वंश, ये मैंने बताया था। उत्तर भारत में क्या 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 था, विदेशी राजवंश, ठीक, विदेशी राजवंश और भारतीय राजवंश, यानी विदेशी आक्रमणकारी और भारतीय राजवंश उत्तर भारत में हो गया। और दक्षिण भारत का मैं आपको बताया था कि जब हम दक्षिण भारत का इतिहास एक साथ पढ़ेंगे, यानी कि पाषाण काल से उठाएंगे टोटल दक्षिण भारत, यानी कि पाषाण काल से लेके उसके समकालीन दक्षिण भारत में क्या हो रहा था, ये सारा डिटेल हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक, तो अब तक हम क्या पढ़ चुके, विदेशी राजवंशों के बारे में या फॉरेन इन्वेजर्स के बारे में, ठीक, जिसमें इंडो ग्रीक, शक, पार्थियंस, कुषाण, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। और उसी में एक छोटा सा बचता है भारतीय राजवंश। ठीक, भारतीय राजवंश में जो जो मैंने आपको बताया था, शुंग, कर्ण, सातवाहन, सातवाहन में भी कई। ठीक, तो भारतीय राजवंश में क्या क्या था, आइए उसको पहले देखते हैं। क्या क्या था भारतीय राजवंश में? भारतीय राजवंश में था पहले शुंग, शुंग के बाद कण्व, कण्व के बाद सातवाहन, और सातवाहन में भी दो, आंध्र प्रदेश में कुछ फैले थे, कुछ महाराष्ट्र में फैले थे। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, तो शुंग के बारे में हमको पढ़ना है, कण्व के बारे में कोई विशेष नहीं है। कण्व के बारे में बस इतना ही आपको जानना है कि कण्व वासुदेव ने स्थापना की, किसकी हत्या करके? देवभूति की हत्या करके। बस इतना आपको जानना है कण्व में। सातवाहन में भी छोटा थोड़ा बहुत है, बस आपको शुंग और सातवाहन के बारे में पढ़ना है, शुंग और सातवाहन के बारे में। तो शुंग शुंग वंश को पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था, जब मौर्य काल बता रहा था उसमें मैंने आपको बताया था कि छोटी सी चीज है, वो मैं आपको जब शुंग वंश बताऊंगा, शुंग डायनेस्टी बताऊंगा, तो मैंने बताया था कि ब्राह्मण सेनापति, मैंने आपको बताया था ना कि अंतिम मौर्य साम्राज्य ब्राह्मण सेनापति ने हत्या की, क्या की, मैंने बताया था कि ये इसका डिटेल मैं आगे करूंगा, तो उसका डिटेल आज ही होगा। तो इसको हम उसी चीज से शुरू करते हैं, तब हमारा आ जाएगा शुंग वंश, उसी से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो उसको लेते हैं हम कैसे, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, ये मैंने बोर्ड पे लिखा है। क्योंकि मौर्य साम्राज्य का पतन होगा तभी तो शुंग डायनेस्टी आएगी। तो वही हम जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, फिर शुंग डायनेस्टी कैसे आई, फिर शुंग वंश के बारे में आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक, तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बहुत से कारण हैं, तमाम कारण है। ठीक, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? अयोग्य उत्तराधिकारी। मौर्य साम्राज्य के पतन के, माने मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, इसके तमाम कारण है, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? अयोग्य उत्तराधिकारी। अब ये क्या है, अयोग्य उत्तराधिकारी क्या है? तो जैसे मान लीजिए कि आप सुने होंगे, मैंने आपको बताया है पीछे के क्लासों में, आपको बता चुका हूं कि अशोक का जो साम्राज्य था पूरे इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य था, यहाँ तक कि अंग्रेजों से भी बड़ा था। ये मैंने आपको बताया था कि अशोक का साम्राज्य पूरे इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य था, यहाँ तक कि अंग्रेजों से भी बड़ा था, तो औरंगजेब से बड़ा ही रहेगा। ठीक, तो अशोक का इतना बड़ा साम्राज्य, और अशोक के मरने के महज 3-4 वर्षों में ही पूरा साम्राज्य कोलैप्स कर गया, पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये भारत का नक्शा है, ये पूरा अशोक का साम्राज्य है। ठीक, अब यहाँ पे एक आदमी है जो अशोक है, ये पूरा एक ये आदमी है, अब ये 1.5 फीट की तलवार लेके पूरे साम्राज्य को सेंट्रलाइज किया है। 1.5 फीट की तलवार लेके पूरे साम्राज्य को, साम्राज्य जो कि उस पूरे साम्राज्य को सेंट्रलाइज किया है, पूरे साम्राज्य को कंट्रोल किया है, नियंत्रित किया है, जबकि उस समय
परिवहन के साधन नहीं थे, कोई साधन नहीं था। और उस समय अशोक ने पूरे अपने साम्राज्य को सेंट्रलाइज किया था और नियंत्रित किया था। वो चीजें आज नहीं हो पाती। आज आप देखिए, वर्तमान में आप देखिए, वर्तमान में आप देखेंगे तो आज भी भारत सरकार जो है भारत के कई क्षेत्रों पे अपना नियंत्रण सही से स्थापित नहीं कर पाई है। कैसे? आप देखते होंगे कहीं माओवादी कर दे रहे हैं आक्रमण, कहीं नक्सलाइट कहीं बम फोड़ दे रहे हैं, कहीं कुछ कर दे रहे हैं। मतलब छोटी छोटी मतलब इंसर्जेंसी की एरिया भारत में अभी बहुत है, जहाँ पे भारत का मतलब भारत का आज भी चप्पे चप्पे पे नियंत्रण नहीं है। भारत के हर कोने पे भारत सरकार का नियंत्रण नहीं है। आप देखेंगे नक्सलाइट कहीं बम फोड़ देंगे, कहीं मिलिट्री फोर्स को उड़ा देंगे, कहीं कुछ कर देंगे। आज भी नियंत्रण नहीं है। लेकिन उस प्राचीन काल में अशोक ने एक 1.5 फीट की तलवार लेके पूरे साम्राज्य को नियंत्रण में किया था। तो यानी कि इससे ये होता है कितना ये योग्य रहा होगा, कितना ये योग्य रहा होगा। और इस योग्यता के कारण ही पूरा पूरा साम्राज्य अशोक ने अपना बनाया, इतना बड़ा साम्राज्य, इस योग्यता के कारण। अब यही योग्यता जब अयोग्य में बदल जाएगा, यानी कि जब अशोक मरेगा उसके महज 4-5 वर्षों में अशोक का पूरा साम्राज्य क्या होगा, यानी कि जब उत्तराधिकारी क्या होता है, अयोग्य होता है, तो साम्राज्य को कोलैप्स होना ही होना है। ठीक, साम्राज्य को कोलैप्स होना ही होना है। तो जो अयोग्य उत्तराधिकारी यहाँ पे जो लिखा है, ये लगभग लगभग किसी भी इतिहास के किसी भी साम्राज्य की आप बात करेंगे तो उसमें एक सामान्य कारण लगभग लगभग सभी जगह लागू होता है, अयोग्य उत्तराधिकारी। यानी कि कोई भी साम्राज्य कोलैप्स करेगा, समाप्त होगा, खत्म होगा, तो उसका एक सामान्य कारण होगा अयोग्य उत्तराधिकारी। ये हर जगह है। ठीक, एक सामान्य कारण अयोग्य उत्तराधिकारी। तो अशोक के मरने के महज 4-5 वर्षों में अशोक का पूरा साम्राज्य कोलैप्स कर गया। यानी कि अशोक कितना बड़ा योग्य था, और उसके बाद अयोग्य उत्तराधिकारी आ गया, पूरा साम्राज्य क्या हो गया, माने मौर्य साम्राज्य का क्या हो गया, पतन हो गया। तो ये तो हो गया एक अयोग्य उत्तराधिकारी की, मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, अयोग्य उत्तराधिकारी के कारण। अशोक की तरह कोई उत्तराधिकारी हुआ नहीं, इसलिए मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा है। ठीक, अच्छा, एक और इतिहासकार आप सुनेंगे, खेमका राय चौधरी हैं, राय चौधरी जी हैं। ये कहेंगे कि अशोक का साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक की अहिंसावादी नीति के कारण हुआ। कैसे, क्या तर्क देते हैं इसके पक्ष में, अशोक की अहिंसा। अच्छा, ये बोल रहे हैं राय चौधरी, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मुझे मत कहने लगेगा कि सर आपने ये बताया, भाई ये बताए वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो अशोक की अहिंसावादी नीति राय चौधरी जी द्वारा बताया गया। तो कैसे, इन्होंने क्या तर्क दिया? तर्क ये दिया कि उस समय मार काट के युग में केवल मार काट चारों तरफ चलती थी। मार काट के युग में आप अहिंसा अगर बात करेंगे, अहिंसावादी नीति अपना लेंगे, तो आपका साम्राज्य नहीं चल पाएगा। अब कोई कोई उधर से दुश्मन आया, किसी आया कब्जा करने के लिए, आक्रमण कर दिया, और आप अहिंसा है, अहिंसा अहिंसा लेके ढो रहे हैं, तो आपका साम्राज्य खत्म होना ही होना है। तो इन्होंने कहा कि जब अशोक ने अहिंसावादी नीति अपना ली थी, इसलिए उसका साम्राज्य कोलैप्स कर गया, खत्म हो गया। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अशोक ऐसा नहीं था कि अशोक ने अपनी सेना को भंग कर दिया था। अहिंसावादी तो नीति अपनाया, लेकिन अपनी सेना को नहीं भंग किया था। अपनी सेना को अशोक ने भंग तो किया नहीं था, पहली बात तो ये हो गई। और जब सेना को नहीं भंग करेगा, और दूसरी बात है कि और जो छोटे छोटे राज्य थे उसके साम्राज्य के भीतर, उनको डराता भी था, धमकाता भी था कि सुधर जाओ नहीं तो बहुत बड़ा, बहुत काटेंगे तुमको। मजाक में बोल रहा हूँ लेकिन ये तथ्य है। ठीक, तो ये भी कारण बहुत ऑथेंटिक कारण ये भी नहीं है। ठीक, तो ये भी बहुत ऑथेंटिक कारण नहीं है। अच्छा, एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार है रोमिला थापर। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अति केंद्रीकृत शासन, हाई सेंट्रलाइज सिस्टम। अति केंद्रीकृत शासन का मतलब ये हुआ कि अशोक का साम्राज्य सेंट्रलाइज था, केंद्रीकृत शासन था, जहां प्रशासन का तो केंद्रीकरण था ही,
अर्थव्यवस्था तक का भी केंद्रीकरण था। तो उसी को ये कहती हैं कि अति केंद्रीय शासन के कारण इसका साम्राज्य क्या हो गया, पतन हो गया, मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। ये रोमिला थापर कहती हैं। ठीक। और सबसे आप तैजुग वाली बात समझेंगे कि सबसे तैजुग की बात यह है कि एक और पंडित हरिप्रसाद शास्त्री ने, इन्होंने क्या तर्क दिया है अशोक या मौर्य साम्राज्य के पतन में, इन्होंने क्या तर्क दिया, पंडित हरिप्रसाद शास्त्री। ये क्या कहते हैं कि ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया हुई और अशोक का साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। किसने बोला है, पंडित हरिप्रसाद शास्त्री। अब ये कैसे हुआ, इस चीज को आप समझिए कि ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, रिएक्शन ऑफ ब्राह्मण्स, ठीक, क्या है ये। तो मैंने आपको बताया था कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था, बृहदत्त था। और उसका सेनापति कौन था, बृहदत्त का सेनापति कौन था, पुष्यमित्र शुंग, जो कि एक ब्राह्मण सेनापति था। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहदत्त और उसका सेनापति एक ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। तो ये मौर्य बृहदत्त या मौर्य मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे क्या करते थे कि ब्राह्मणों को थोड़ा जगह जगह थोड़ा इनकी इन्वॉल्वमेंट जो थी उसको कम करने लगे। ठीक। जब कम करने लगे और आप देखते हैं कि ब्राह्मण उस समय ब्राह्मण लगभग प्रशासन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में ब्राह्मण रहते थे। अब उनकी भागीदारी को इन्होंने कम करने लगा, मतलब मौर्य साम्राज्य के जो राजा थे ये कम करने लगे उनकी भागीदारी को। तो ऐसे जो ब्राह्मणों का नेता था कौन था, पुष्यमित्र शुंग। क्या था, ब्राह्मणों का नेता क्या था, पुष्यमित्र शुंग। तो पंडित हरिप्रसाद शास्त्री कहते हैं कि पुष्यमित्र सिंह को बुरा लगा कि ये सभी ब्राह्मणों की वैल्यू अब धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं और दूसरे लोगों को ज्यादा वो दे रहे हैं, दूसरे लोगों को ज्यादा ही वरीयता दे रहे हैं, ब्राह्मणों को कम कर रहे हैं। तो इससे जो ब्राह्मण सेनापति, बृहदत्त का ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, वो क्या था, ब्राह्मणों का नेता था। तो उसने क्या किया, आया और भरे दरबार में बृहदत्त की हत्या कर दी और किसी ने चूं तक नहीं बोला, किसी ने इसका विरोध तक नहीं किया। ये कौन बोला है, पंडित हरिप्रसाद शास्त्री बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये पंडित हरिप्रसाद शास्त्री बोल रहे हैं कि पुष्यमित्र शुंग आया और भरे दरबार में बृहदत्त की हत्या कर दी, किसी ने चूं तक नहीं बोला। तो ये ऐसा, इसके पक्ष में तर्क क्या देते हैं, तर्क वही देते हैं कि ब्राह्मणों का जो वर्चस्व ये धीरे धीरे कम, मतलब जगह जगह से हटाने लगे, करने लगे। ठीक। अच्छा, इसने हत्या कर दी, क्या नाम है, पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की नींव रखी। तो ये पंडित हरिप्रसाद शास्त्री की ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया वाला है। ठीक। इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहीं से शुंग वंश का आता है। तो ये तीन चार कारण है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण अयोग्य उत्तराधिकारी ही है। ठीक। अच्छा, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव रखी। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था, जैसा कि मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। किसकी हत्या करके, बृहदत्त की हत्या कर। बृहदत्त कौन था, मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था। पुष्यमित्र सिंह ने हत्या क्यों की, क्योंकि ब्राह्मणों का जो धीरे धीरे जो मौर्य राजा थे ये ब्राह्मणों को धीरे धीरे प्रशासन से और जगहों से धीरे धीरे इनकी भागीदारी को कम करने लगे या इनको थोड़ा सा कम आश्रय देने लगे। इस कारण से जो ब्राह्मण का नेता था कौन था, पुष्यमित्र शुंग, इसने क्या कि भरे दरबार में बृहदत्त की हत्या कर दी और किसी ने चूं तक नहीं बोला। ये आपको दिमाग में रखना है। तो पंडित हरिप्रसाद शास्त्री का ये तर्क है। तो शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग ये हो गया। ठीक। अच्छा, पुष्यमित्र शुंग के एक पुरोहित थे पतंजलि। पतंजलि का नाम आप सुने होंगे। आज के युग में पतंजलि एक प्रोडक्ट आता है, पतंजलि आप जान ही रहे हैं किसका है, क्या है, सारी चीजें जान रहे हैं, पतंजलि। ठीक। तो पतंजलि एक कौन थे, पुरोहित थे। अब पतंजलि भी ब्राह्मण थे। ठीक। तो पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुरोहित पतंजलि से, अब ब्राह्मण थे, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे, तो ये अब जो
अपना धर्म है उसको स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं। पुष्यमित्र शुंग अपने पुरोहित पतंजलि से अश्वमेध यज्ञ कराते हैं। पतंजलि ने एक बुक लिखी है महाभाष्य। पतंजलि ने एक बुक लिखी है महाभाष्य। महाभाष्य में लिखा है कि जो यवन थे, जो ग्रीक थे, जो यवन मैंने आपको बताया था, जो ग्रीक थे, इंडो ग्रीक थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने साकेत तक आक्रमण कर डाला। यवनों ने साकेत तक आक्रमण कर डाला, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने सबको हराया। इसमें इस बुक में लिखा है महाभाष्य में कि पुष्यमित्र ने सबको हराता है। ठीक, तो पुष्यमित्र शुंग स्थापना करता है, अपने पुरोहित पतंजलि से अश्वमेध यज्ञ कराता है। क्यों कराता है? अपने धर्म को स्थापित करने के लिए। और पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का उत्पीड़क कहा जाता है। यानी कि कैसे बौद्धों का उत्पीड़क? जैसे मान लीजिए कि मैं पुष्यमित्र शुंग हूँ, अब कोई बौद्ध वाला जा रहा है, उसको बुलाया, क्या इधर आ, बुलाया, लगाया 2 थप्पड़। ठीक, इतना बौद्धों को देख के कुल मिला के बौद्धों को परेशान करता था, इसीलिए इसको क्या कहते थे, बौद्धों का उत्पीड़क। ठीक, मजाक में है। तो बौद्धों का उत्पीड़क था पुष्यमित्र शुंग। तो अब इनसे ये पूछा गया कि जब भाई ये बौद्धों का उत्पीड़क था, कौन ये बोल रहा है बौद्धों का उत्पीड़क था? ये वही पंडित हरिप्रसाद शास्त्री बोल रहे हैं कि ये बौद्धों का उत्पीड़क था। ठीक, कौन? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों का उत्पीड़क था। तो अब इनसे और ये इन्होंने ये चीज बताया, पंडित हरिप्रसाद शास्त्री ने बताया कि ये बौद्धों का उत्पीड़क था। तो फिर और इतिहासकार पूछे कि भाई जब बौद्धों का, पुष्यमित्र शुंग बौद्धों का उत्पीड़क था, तो इसके काल में ही सांची और भरहुत के स्तूपों का अंतिम निर्माण क्यों क्यों हुआ? यहाँ पे मैंने लिखा है बौद्ध का उत्पीड़क था, तो आखिर क्यों इसके काल में ही सांची व भरहुत के स्तूपों का अंतिम निर्माण? इसके काल में ही, पुष्यमित्र शुंग के काल में ही सांची व भरहुत के स्तूपों का अंतिम निर्माण। अंतिम निर्माण मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा क्या है। अंतिम निर्माण किया गया। तो खैर ये अपना तर्क दे रहे हैं, और उस तर्क पे आपको ये नहीं पूरा ले लेना है कि हाँ नहीं अभी ये कह रहे थे एकदम सही है। ठीक है, अपने अपने लोग तर्क दे रहे हैं, उसी तर्कों से आपको सब कुछ सारी चीजों को देखना है। ये नहीं कि अब इन्होंने बता दिया ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया तब यही 100% सत्य है, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक, तो ये हो गया आपका शुंग। अच्छा, सांची व भरौत को स्तूपों का अंतिम निर्माण हुआ, ये मैंने आपको बताया। बौद्धों का उत्पीड़क था, इन्होंने पंडित हरिप्रसाद शास्त्री ने कहा कि बौद्धों का उत्पीड़क था पुष्यमित्र शुंग। तो तो इसी के काल में सांची व भरौत के स्तूपों का अंतिम निर्माण हुआ। तो कैसे हम मान लें कि बौद्धों का उत्पीड़क था? क्वेश्चन मार्क लगता है ना। लेकिन फिर इसके बाद पंडित हरिप्रसाद शास्त्री के पास कोई ऑथेंटिक तर्क नहीं मिलता है कि इसके बाद वो कोई ऑथेंटिक तर्क दें। ठीक, मामला यहीं पे क्लोज हो जाता है। ठीक, अब आइए थोड़ा सा सांची का स्तूप और भरौत का स्तूप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको। ठीक है, तो सांची का स्तूप मैंने यहाँ पे लिखा है, सांची का स्तूप एमपी के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, सांची का स्तूप। ठीक, तो सांची के स्तूप में 3 स्तूप हैं, 3। एक सबसे बड़ा वाला जिसको महास्तूपा कहते हैं, जिसको अशोक ने बनवाया था। ठीक, और 2 छोटे छोटे स्तूप हैं, महास्तूप हैं, जिसको पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया। इसीलिए कहा जाता है कि स्तूपों का अंतिम निर्माण ये तो बड़ा था, प्लस इस स्तूप में थोड़ा बहुत जो मेंटेनेंस वाला काम था वो भी करवाया। इसीलिए कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग के काल में स्तूपों का अंतिम निर्माण हुआ। ठीक, दूसरा है भरौत का स्तूप, यह एमपी के सतना जिले में है, इसको भी पुष्यमित्र शुंग ने ही बनवाया था। ठीक, तो ये हो गया स्तूप के बारे में। अच्छा, स्तूप का कुछ आर्ट एंड कल्चर वाला है। जब आर्ट और कल्चर मैं बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा उसकी टेक्निकल चीजें बताऊंगा स्तूप के बारे में, कि कैसे उसका क्या डिजाइन क्या थी, क्या था, ये सारी चीजें आर्ट एंड कल्चर का है। ठीक, तो ये हो गया आपका सुंगा डायनेस्टी, सांची का स्तूप, इतना तो आपको समझ। अच्छा, सुंगा डायनेस्टी में अ, 2 शासक और हैं, उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आप जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। सुंगा डायनेस्टी में 2 शासक, एक है अग्निमित्र। क्या है? एक है अग्निमित्र, दूसरे शासक क्या है? अग्नि अग्निमित्र। इनको क्यों जानना है, मैं इनको नहीं बताता।
इसलिए इनको बता रहा हूँ क्योंकि इन्हीं का आगे कुछ प्रयोग है। और अग्निमित्र है और एक है कालिदास। कालिदास को आप जानते ही होंगे। कालिदास की एक पुस्तक है माल, लिख देता हूं मैं, पुस्तक का नाम लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है। माल विकाग्नि मित्रम। माल विकाग्नि मित्रम, ये कालिदास ने लिखा है। तो इसमें, इस पुस्तक में क्या है, मालविका और अग्निमित्र, ये जो अग्निमित्र हैं, जो जो शुंग शासक हैं, मालविका और अग्निमित्र की कहानी है इस पुस्तक में। कालिदास ने इस पुस्तक को लिखा है। ये जब गुप्ता पीरियड में आपको बताऊंगा तब इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। ठीक, ये गुप्ता पीरियड में ही आपको डिटेल करूंगा। तो ये अग्निमित्र के बारे में थोड़ा सा जान लिया। एक और है भागभद्र। इसके बारे में आपको बता चुका हूं, लेकिन आप जान लीजिए थोड़ा सा एक बार और। भागभद्र, भागभद्र आप सुने होंगे, आप याद करिए, मैंने भागभद्र के बारे में बताया था, सारी डिटेलिंग की थी कि भागभद्र का बिदसा स्थित दरबार था, जिसमें एक राजदूत हेलियोडोरस आया था। हेलियोडोरस ने एक गरुड़ स्तंभ लगवाया और उस गरुड़ स्तंभ पे क्या लिखा, वासुदेव नाम अंकित करवाया, और स्वयं को क्या कहा, भागवत, यानी कि वैष्णव धर्म से संबंधित था वो। तो ये सारी चीजें किसमें हो गई, भागभद्र। तो इसको लिख लीजिएगा कि बिरसा दरबार में गरुड़, ये मैं आपको बता चुका हूँ, पीछे के लेक्चर में आप जाके देखिएगा। तो ये तो हो गया आपका शुंगा डायनेस्टी। ठीक, कण्व के बारे में कुछ पढ़ना नहीं है, बस वही किसने हत्या की और किसने स्थापना की। वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके स्थापना की, बस इतना आपको जानना है। अब आइए सातवाहन वंश के बारे में हम थोड़ा सा सातवाहन के बारे में भी जान लेते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो सातवाहन वंश या सातवाहनों को ब्राह्मण कहा जाता है। ज्यादातर लोग इसको कहते हैं कि ये ब्राह्मण जाति के थे। हालांकि सस्पेक्ट है, इसमें भी सस्पेक्ट है। कुछ लोग इस पे प्रश्न चिन्ह भी लगाते हैं, क्या तर्क देकर, जैसे राजभाषा उनकी प्राकृत है, तो इस राजभाषा से कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि ये ब्राह्मण नहीं था, लेकिन अब ब्राह्मण कहा जाता है तो हम लोग ब्राह्मण मानेंगे। तो राजभाषा सातवाहन वंश की राजभाषा क्या थी, प्राकृत। भाई ब्राह्मण थे तो संस्कृत इनकी राजभाषा रहनी चाहिए, तो प्राकृतिक है। अच्छा, इसकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन, सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन, जो कि महाराष्ट्र में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। प्रतिष्ठान या पैठन, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ये देखिए मैंने बनाया ना, ये महाराष्ट्र वाली एरिया, ये क्या है, सातवाहनों की एरिया है। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण प्रतापी शासक सातवाहनों का गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब आप देखिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में मैं सारी चीजें बता चुका हूँ। क्या क्या मैंने बताया था कि यहीं पे एक शक शासक था और उसी शक शासक को गौतमी पुत्र सातकर्णी मारकर यहाँ पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, और ये सबसे प्रतापी शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक, और सातवाहन के बारे में एक चीज मैं और आपको बताया हूँ कि किस वंश के राजा अपने नाम के पहले अपनी माँ का नाम लगाते थे, वो उत्तर होगा सातवाहन वंश के राजा। इसमें गौतमी जो है सातकर्णी की माँ है। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, शीशे के सिक्के, सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए। हालांकि ये शीशा भी कहना थोड़ा वो है, लेकिन शीशा मान लीजिए कि शीशा ही था। अच्छा, इस शीशे के सिक्के चलाए ये कैसे, यहाँ पे आप देखेंगे कि जहां पे ये सातवाहनों का नियंत्रण था, यहाँ पे आप देखेंगे यहीं पे कहीं वर्तमान में शीशा यहाँ मिलता है, यहाँ से शीशा निकलता है, इसलिए आप कहेंगे कि सातवाहनों ने यहाँ शीशे के सिक्के। अच्छा, इनके सिक्कों पे आप देखेंगे कि जलयान, ये तमाम चीजों की आकृति, यहाँ पे मैंने लिखा है जलयान आकृति मिलती है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये जो है बंदरगाह के आसपास इसी साइड में इनका नियंत्रण हुआ करता था। तो सातवाहन वंश में बस इतना ही आपको जानना। अच्छा, इसको इस तरह से याद कर सकते हैं आप, शीशा सातवाहन, सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए, शीशा सातवाहन ऐसे करके दिमाग में रख लीजिए। ठीक, अब इसमें कुछ ज्यादा कुछ बचा नहीं है एंशियंट हिस्ट्री में, अब ज्यादा नहीं बचा है। अब आगे हम गुप्ता पीरियड पढ़ेंगे, फिर उसके आगे
पोस्ट गुप्ता पीरियड पढ़ेंगे, फिर हम मिडाइवल में घुस जाएंगे। ठीक, तो अब तक हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये तो मौर्योत्तर काल आज समाप्त हो गया, लेकिन एक आपको मैं शुरुआत में ही आपको बता चुका हूँ, लेकिन आज एक बार फिर आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो कि एग्जामिनर को पूरे एंशियंट हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन बनाना है। पूरे एंशियंट हिस्ट्री से मैं बोल रहा हूँ, 5 क्वेश्चन बनाना है। अब उसको बनाना 5 ही क्वेश्चन है, चैप्टर है तमाम, पाषाण काल तो वैदिक काल, तो तमाम है, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, ये तमाम है। फिर इसके बाद आपका धार्मिक आंदोलन तमाम है। तो आप ही एग्जामिनर मान लीजिए, तो आपको बनाना है 5 क्वेश्चन। तो कैसे बनाएंगे? 2-4 चैप्टर जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे वैदिक काल का जो फिलासफर वाला पक्ष है, दार्शनिक पक्ष है, उससे भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। एक हड़प्पा सभ्यता है, वो इम्पोर्टेंट है। फिर धार्मिक आंदोलनों से बना सकते, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ठीक, तो इस जगह से आप क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये बताने का मेरा मतलब ये है कि जो चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके एग्जाम में आने की ज्यादा संभावना, वहां पे हम डीप पढ़ रहे हैं, उस पर ज्यादा ध्यान देना है। ये बताने का मेरा मतलब यही है, उस पर ज्यादा कंसंट्रेट आपको करना है। बाकी आप पढ़ते रहिए एक लाइन से, जो इम्पोर्टेंट है, जिसके एग्जाम में आने की ज्यादा संभावना है। आप देखिए, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे कोई एग्जाम हो, आपका टॉपिक वही रहता है, टॉपिक वही रहता है, लेकिन क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पूछता है। टॉपिक हड़प्पा सभ्यता ही रहेगा, लेकिन उसी हड़प्पा सभ्यता से बार बार क्वेश्चन उसी से पूछा जाता है, लेकिन आप क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं। मैंने हड़प्पा सभ्यता आपको ऐसा बताया कि जाकर पढ़िएगा, आप देखिएगा, कुछ भी आपको संशय नहीं होगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो आगे के लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? गुप्ता पीरियड पढ़ेंगे। ठीक, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।